हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। एंड स्वागत आप सभी का इस भौतिक भूगोल की कक्षा में, इस रिवीजन कक्षा में। मेरे दोस्तों सभी का अभिनंदन, स्वागत। कैसे हो आप लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे दोस्तों। और जैसा कि ये क्लास आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की रिवीजन क्लास है, जिसमें मेरा उद्देश्य है कि भाई आप लोगों का एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, फ़ायदा हो। इसलिए मैं आप लोगों को ये फिजिकल ज्योग्राफी की, देखो, मैं थॉट रिवीजन करवा रहा हूँ। थॉट की जो क्लास होती है वो भी आप लोगों को मैं रिवीजन करवा रहा हूँ 9 बजे वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। मैंने 2 क्लास ले ली है थॉट की, जहाँ से मैं थॉट का डिटेल में रिवीजन करवा रहा हूँ। और रात को अब आपको फिजिकल ज्योग्राफी रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ इसका। तो मेरे मित्रों, खूब सारे टेस्ट भी मैंने लिए हैं। 11:30 बजे आपका पेपर फर्स्ट का टेस्ट भी होता है। और फिजिकल ज्योग्राफी को मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, थॉट को मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मॉडल ज्योग्राफी को मैं आपको रिवीजन करवा चुका हूँ। तो मैंने ज्योग्राफी का एक वर्बली पार्ट ऐसा लिया है आप लोगों के लिए कि जिससे आपका नेट में क्वेश्चन सही हो। एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को जोड़ लेंगे। जो अपने से नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है इस कक्षा में मेरे दोस्तों। अनअकैडमी पे आप मुझे राजेंद्र शर्मा के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे द्वारा ली जाने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। मैं एक अनअकैडमी पे प्लस में फाउंडेशन बैच है 2022 के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट ज्योग्राफी और कंप्लीट पेपर फर्स्ट पढ़ने को मिलेगा। ये मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10। आप राजेंद्र 10 रेफरल कोड यूज करके फीस में 10% का क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने के लिए आप अपना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं मेरे दोस्तों। अपन फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, भौतिक भूगोल की बात करेंगे। प्लस कोर्स में आपको आइकॉनिक और प्लस दो यहाँ पे कोर्स मिलेंगे। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडलाइन मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाता है, स्टडी प्लानर मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, आपको एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिल जाती है, टेस्ट का एनालिसिस हो जाता है। प्लस में क्या बेनिफिट है? लाइव क्लास मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, और अनलिमिट एसेस होता है, और आपको कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर मिलता है। कोर्स लेने के लिए आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सेलेक्ट या मैनेज यूर गोल में एनटीए डालना। अब वहाँ पे ये आपसे पूछेगा सब्सक्रिप्शन में कि आपको आइकॉनिक लेना है या प्लस लेना है। जैसे सपोज करो आपने आइकॉनिक पे सेलेक्ट किया, तो आपको ये मंथ खुल के आएंगे। उससे पहले आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना है। रेफरल कोड डाल के आपको मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे 12 मंथ किया और आप अप्लाई करोगे तो फीस आपकी 10% ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही आपको प्लस में करना है। आपने रेफरल कोड अप्लाई किया राजेंद्र 10, अप्लाई करने के बाद में आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करोगे तो आपकी फीस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम। बेनिफिट्स देखो आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस कोर्स है, कोर्स का शेड्यूल है, पर्सनल कोच है, स्टडी प्लानर है, वीकली रिव्यू है, बूस्टर सेशन है, डाउट सेशन है, इंटरव्यू की तैयारी है, स्टडी मटेरियल है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कंप्लीट अनअकैडमी के ऐप पे। 6 महीने के साथ में 1 मंथ का फ्री और 24 महीने के साथ में 3 मंथ का कोर्स फ्री है। 31 अक्टूबर तक आपको ये बेनिफिट्स, यानी कि कल तक ये बेनिफिट्स है। जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इंटरेक्टिव क्लास होती है, पोल्स का सिस्टम है, राइज हैंड का ऑप्शन है, क्लास मिस नहीं होती है, लेक्चर्स के नोट्स मिलते हैं, आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। आज अपन बात करेंगे मेरे मित्रों भौतिक भूगोल में। मैं कल बता रहा था वायुमंडल का संगठन। कल अपन बात कर रहे थे वायुमंडल का संगठन। कल हमने वायुमंडल के संगठन की चर्चा करी थी, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। अपन ने कल की क्लास में विस्तृत पूर्वक चर्चा कर ली थी। कल विस्तृत पूर्वक चर्चा करी थी कल की क्लास में। और कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि गैस क्या होती है मेरे मित्रों। गैसों के बारे में मैंने आपको बताया था। और गैसों के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि एक गैस होती है स्थायी। स्थायी गैस का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता, स्थिर, जैसे नाइट्रोजन है, आपकी ऑक्सीजन है और ऑर्गन है। ये आपकी स्थिर गैस हैं, स्थायी गैस हैं। और दूसरा मैंने आपको बताई थी अस्थायी गैस।
अस्थायी गैस बताई थी। जो अस्थायी गैस का मतलब होता है जिनको हम ट्रेस गैस भी कहते हैं, ट्रेस गैस भी कहते हैं, ट्रेस गैस भी कहते हैं। ट्रेस गैस अस्थायी गैस होती हैं, इनकी मात्रा में क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होता है। तो ये मैंने कल आपको गैसों के बारे में बता दिया था सारा। जो स्थायी गैस होती हैं, ध्यान रख लेना, जो स्थायी गैस होती हैं वो कैसी होती हैं, भारी गैस होती हैं, पृथ्वी के नज़दीक पाई जाती हैं, और ये हल्की गैस होती हैं जो बहुत दूर तक पाई जाती हैं। ये कुछ बिंदु मैंने कल की क्लास में आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया था। जलवाष्प के बारे में भी कल अपन ने चर्चा कर ली थी। जलवाष्प के बारे में बताया था कि जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जलवाष्प की मात्रा कहाँ पाई जाती है, और ध्रुवों पर जाने पर जलवाष्प की मात्रा की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, वायुमंडल में जलवाष्प की आवश्यकता क्यों होती है, वायुमंडल में जलवाष्प की आवश्यकता क्यों होती है, इन सब बिंदुओं के बारे में कल हमने चर्चा कर ली थी। कल की क्लास में अपन ने पूरे विस्तृत रूप से इसकी चर्चा कर ली थी। आज अपन बात करेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें एंड इसका संगठन, इसकी बात करेंगे। वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, वायुमंडल की परतें और उसका संगठन। क्लियर है क्या? अब सबसे पहले अपन बात करें तो याद रखना लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ध्यान रखना, जैसे मैं एरो दे रहा हूं उसको समझना। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मेरे परम मित्रों आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि इसके निर्धारण का मूल आधार, इसके निर्धारण का इसके निर्धारण का मूल आधार, मूल आधार, इसके निर्धारण का मूल आधार, इसके निर्धारण का मूल आधार क्या है? गैस, गैस के साथ में धूल कण, गैस, धूल कण और मेरे मित्रों जलवाष्प। यानी कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के निर्धारण का मूल आधार क्या है? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के निर्धारण का मूल आधार क्या है? गैस है, धूलकण है और जलवाष्प है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है क्या? और दूसरा बिंदु देखो, दूसरा बिंदु ध्यान रखना है, इसी का मैं दूसरा बिंदु बताने जा रहा हूं आपको। कुछ बिंदु हैं, ध्यान रखना। प्रत्येक लेयर, प्रत्येक प्रत्येक लेयर के अंत में, प्रत्येक लेयर के अंत में, प्रत्येक लेयर के अंत में एक सीमा स्तर, सीमा स्तर, सीमा स्तर या सीमांत स्तर परत होती है। परत होती है। क्लियर है? प्रत्येक लेयर के अंत में एक सीमा स्तर या सीमांत स्तर परत होती है। ध्यान रखना, प्रत्येक लेयर के अंत में एक सीमा स्तर या सीमांत स्तर परत होती है, ध्यान रखना है। दूसरा, प्रत्येक प्रत्येक निचली, प्रत्येक निचली व ऊपरी परत, ऊपरी परत, परत के मध्य क्या होता है? संक्रमित,
संक्रमित स्वभाव होता है, स्वभाव होता है, जिसे पोज कहते हैं। जिसे पोज कहते हैं, जिसे पोज कहते हैं। पोज का मतलब होता है सीमांत। पोज का मतलब क्या होता है? सीमांत। देखो, प्रत्येक निचली परत व प्रत्येक ऊपरी परत, प्रत्येक निचली परत और प्रत्येक ऊपरी परत के मध्य संक्रमित स्वभाव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोज कहते हैं। जिसे हम पोज कहते हैं। पोज का मतलब होता है सीमांत। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे सौर मंडल है, ये सौर मंडल है, और सौर मंडल के जस्ट ऊपर जैसे ये समताप मंडल है, मान लो। अब सौर मंडल और समताप मंडल के बीच में जो संक्रमण एरिया होता है उसे कहते हैं सीमांत या पोज। उसे कहते हैं सीमांत या पोज। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब बात करें लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और इट्स कंपोजिशन की, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है मेरे मित्रों। आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल की वायुमंडल की वायुमंडल की परतों का पृथ्वी से ऊंचाई की ओर जाने पर ऊंचाई की ओर जाने पर सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? वायुमंडल की परतों का पृथ्वी से ऊंचाई की ओर जाने पर सही क्रम क्या है? तो लेट अस सपोज ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो सबसे पहले कौन सी परत आती है? शोभ मंडल। शोभ मंडल के बाद में आती है शोभ सीमा। शोभ सीमा या शोभ सीमांत, समताप मंडल, समताप सीमा। ये क्रम ध्यान रखना। मध्य मंडल, मध्य सीमा, थर्मोस्फीयर जिसको अपन ताप मंडल बोलते हैं, या आयन मंडल, आयन सीमा, बहिर्मंडल। ये परतों का सही क्रम है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। आयन मंडल का ही दूसरा नाम क्या है? थर्मोस्फीयर, जिसको ताप मंडल भी बोलते हैं, ताप मंडल भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अब भाई साहब, आजकल जो पूछता है क्वेश्चन, वो क्या पूछता है? आजकल इनका अंग्रेजी वर्जन देता है, आजकल इनका अंग्रेजी वर्जन देता है। जैसे सौर मंडल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सौर मंडल को बोला जाता है मेरे मित्रों ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर।
इसको बोलते हैं ट्रोपोपास। इसको क्या बोलेंगे? ट्रोपोपास। इसको बोलेंगे ट्रोपोपास। इसको बोलेंगे ट्रोपोपास। देखो, सौर मंडल को जो बोलते हैं वो ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, इसको ट्रोपोपास बोलते हैं। जो समताप मंडल है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोपास, स्ट्रेटोपास, मेसोस्फीयर, मेसोपास, आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। आइनो या थर्मो, आइनो या थर्मो एक ही बात है। आइनो या थर्मो स्फीयर, आइनोपास, आइनोपास, एक्सोस्फीयर। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है क्या? देख लो आराम से। क्लियर है? अब एक एक परत को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक डिटेल को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले सौर मंडल, सबसे पहले सौर मंडल। एक एक परत को अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेरे मित्रों सौर मंडल। सबसे पहले है सौर मंडल। एक एक परत को डिटेल से अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले याद रखना अंग्रेजी में, अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे मेरे मित्रों? अंग्रेजी में बोलेंगे इसे ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर याद रखना, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, एक एक बिंदु को ध्यान रखना। धरातल से ऊंचाई, पिक पॉइंट चलेंगे। धरातल से ऊंचाई, अगर आपसे पूछे कि इसकी धरातल से ऊंचाई कितनी है तो लगभग 13 किलोमीटर। और इसकी विषुवत रेखा पर ऊंचाई पूछे, विषुवत रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर। और इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई पूछे, ध्रुवों पर ऊंचाई, ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। ध्यान रखना है, ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे विषुवत रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर क्यों? क्यों? तो इसका जवाब दे देना, पृथ्वी से उत्पन्न सामान्य तरंग, पृथ्वी से उत्पन्न सामान्य तरंग, पृथ्वी से उत्पन्न सामान्य तरंग। ध्यान रखना, पृथ्वी से जो सामान्य तरंग उत्पन्न होते हैं उसके कारण इसकी ऊंचाई क्या होती है? विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर के आसपास होती है। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या होती है? कम होती है।
आपसे पूछा जा सकता है कि सौरमंडल या ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक क्यों होती है। ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक इसलिए होती है सवर्ण्य तरंगों के कारण। आपको ध्यान रखना है कितने किलोमीटर होती है, 18 किलोमीटर। ठीक है ना भाई। जैसे ये पृथ्वी है, सपोज करो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है मेरे मित्रों, ठीक है, पृथ्वी। अब पृथ्वी पर इक्वेटर पर इसकी जो ऊंचाई होती है, ये जैसे ये सामान्य तरंग जो आपने देखा होगा, जो आग की लपटें निकलती हैं दोपहर में, इसके कारण इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर तो होती है ज़्यादा, विषुवत रेखा पर होती है ज़्यादा, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये भी एक चीज़ ध्यान रखना, दूसरी चीज़ ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई की भी अगर मैं चर्चा करूं, मोटाई यानी कि ट्रोपोस्फीयर की मोटाई, मोटाई मोटाई की अगर मैं बात करूं आपके सामने, मोटाई मोटाई की बात करूं तो विषुवत रेखा पर ज़्यादा होती है। मोटाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी मोटाई विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर क्या होती है, ज़्यादा, विषुवत रेखा पर ज़्यादा व ध्रुवों पर कम, ध्रुवों पर कम, ध्रुवों पर कम, याद रखना है, ध्रुवों पर कम। अब इसकी एक चीज और याद रखना, इसकी जो मोटाई है, समझ में है ना, वो कब ज्यादा होती है, ग्रीष्म में, ग्रीष्म में ज्यादा व शीत में कम, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में क्या होती है, कम। अगर मैं ऊंचाई की भी बात करूं, इसकी ऊंचाई, मोटाई के साथ साथ में ऊंचाई की भी बात करूं मेरे मित्रों, तो इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई, ऊंचाई की भी बात करूं तो ध्यान रखना, ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, ग्रीष्म में ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई ज़्यादा व शीत ऋतु में ऊंचाई कम होती है। शीत ऋतु में, शीत ऋतु में ऊंचाई कम होती है, ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। सौरमंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा होती है और शीत ऋतु में कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सौरमंडल की ये चीज़। अब मैं आपको यहीं कुछ और चीज़ें बताता हूँ, सौरमंडल के अन्य नाम, सौरमंडल के अन्य नाम, इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, इसे हम विक्षोभ मंडल कह सकते हैं। सौरमंडल के अन्य नामों में इसे हम विक्षोभ मंडल कह सकते हैं, इसे हम परिवर्तन मंडल कह सकते हैं, इसे हम परिवर्तन मंडल कह सकते हैं, इसे हम अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर कह सकते हैं, और इसे हम सवैन्य मंडल भी कह सकते हैं, सवैन्य, सवैन्य मंडल भी कह सकते हैं, इसे हम सवैन्य मंडल भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब इसी के नाम हैं, ये इसी के नाम हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्लियर है ये चीज़ें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल, सौरमंडल के बारे में अगले बिंदुओं को मैं डिस्कस करूं आपके लिए। सौरमंडल के बारे में मैं आपको अगली बात करूं तो मेरे मित्रों ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऊंचाई कब अधिक होती है और कब इसकी ऊंचाई कम होती है। क्लियर है क्या। अब दूसरा देखो, इसका अगला बिंदु देखो मेरे मित्रों, पृथ्वी के, पृथ्वी का गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर
ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होने के कारण सर्वाधिक होने के कारण एरोसोल व गैस धरातल की ओर अधिक घनत्व के हो जाते हैं, अधिक घनत्व के हो जाते हैं। वह आयतन क्या हो जाता है? आयतन कम हो जाता है। आयतन कम, ध्यान रखना, आयतन तो कम हो जाता है और घनत्व क्या हो जाता है? घनत्व अधिक हो जाता है। ध्यान रखना, पृथ्वी का गुरुत्व बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होने के कारण धूल धुआं के कण और जो गैस है वो धरातल की ओर अधिक डेंसिटी वाले हो जाते हैं और उनका आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अगर मैं बात करूं तो ये ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होने के कारण जो धूल धुआं के जो कण होते हैं, जो गैस हैं, वो धरातल की ओर अधिक घनत्व वाली हो जाती हैं और इनका जो वॉल्यूम, जो आयतन होता है वो कम हो जाता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होने के कारण धूल धुआं और गैस धरातल की ओर होती हैं कम घनत्व वाली या अधिक घनत्व वाली। परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि पृथ्वी का गुरुत्व बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होने के कारण एरोसोल व गैस धरातल की ओर कम घनत्व वाली होती हैं या अधिक घनत्व वाली होती हैं। ठीक है, तो अधिक घनत्व वाली होती हैं और इनका आयतन क्या होता है? कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु की बात करूं मैं, यानी कि इस मंडल में, सौर मंडल की बात करूं, इस मंडल में किसकी बात कर रहे हैं अपन? सौर मंडल की। इस मंडल में विषुवत रेखा के सौर सीमांत पर तापमान ध्रुवीय सौर सीमांत की अपेक्षा लगभग दुगने ठंडे होते हैं। अर्थात क्या होता है? कम होता है। लाइन को ध्यान से समझ लो। इस मंडल में विषुवत रेखा के सौर सीमांत पर तापमान ध्रुवीय सौर सीमांत से कम होता है। ये ध्यान रखना है। समझ में है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस मंडल में विषुवत रेखा के सौर सीमांत पर तापमान ध्रुवीय सौर सीमांत की अपेक्षा लगभग दुगने ठंडे होते हैं, अर्थात कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने सौर मंडल की नेक्स्ट विशेषता, सौर मंडल की विशेषता।
सौरमंडल की नेक्स्ट विशेषता की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो ध्यान रखना, संपूर्ण मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। मेरे मित्रों ध्यान रखना है, संपूर्ण मौसमी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। ध्यान रखना है, जितने भी, जैसे कौन कौन सी मौसमी घटनाएं हो सकती हैं, वर्षा आना, आंधी का बढ़ना, तूफान, चक्रवात, झंझावात आदि, ये इसी परत की विशेषता है। एक चीज और ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो याद रखना है, वायुयान दो प्रकार के होते हैं। वायुयान दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय उड़ान वाले, राष्ट्रीय विमान सेवा वाले, राष्ट्रीय विमान सेवा वाले, और एक होते हैं अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा वाले, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा वाले। एक होते हैं राष्ट्रीय विमान सेवा वाले, एक होते हैं अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा वाले। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा वाले जो वायुयान होते हैं, वो उड़ान सौरमंडल में भरते हैं। याद रखना है, वो कौन से मंडल में उड़ान भरते हैं? सौरमंडल में। ध्यान रखना है, वो कौन से मंडल में उड़ान भरते हैं? सौरमंडल में। जबकि अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा वाले जो वायुयान होते हैं, वो कहाँ भरते हैं उड़ान? समताप मंडल में। वो कहाँ भरते हैं? समताप मंडल में। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विमान सेवा वाले जो विमान होते हैं, ये उड़ान कहाँ भरते हैं? सौरमंडल में। और राष्ट्रीय विमान सेवा जो है मेरे मित्रों, राष्ट्रीय विमान सेवा के जितने भी जो वायुयान होते हैं वो सौरमंडल में उड़ान भरते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के जो वायुयान होते हैं वो समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में है ना। राष्ट्रीय स्तर के जो विमान हैं वो सौरमंडल में उड़ान भरते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समताप मंडल में। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट, अगली अगर मैं बात करूं, नामकरण, परत का नामकरण, परत का नामकरण, परत का नामकरण, यानी कि सौरमंडल की जो लेयर है इसका नामकरण किसने किया? तो ध्यान रखना, टिज रेंस डी बोट ने किया है। याद रखना है, टिजरेंस डी बोट ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नामकरण किसने किया है? टिजरेंस डी बोट नामक वैज्ञानिक ने इस परत का नामकरण किया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? अब देखो, इस मंडल में नेक्स्ट विशेषता की अगर मैं बात करूं आपके सामने, सौरमंडल की अगर चर्चा करें अपन आगे की विशेषता, बच्चों इसमें आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं फुल डिटेल में आपको जो काम की चीज़ें हैं वो सारी आपकी पिक पॉइंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सौरमंडल में, सौरमंडल में सामान्य ताप पतंदर, सामान्य ताप पतंदर बोल दो चाहे हासदर बोल दो, बात एक ही है। सामान्य ताप पतंदर बोल दो, सामान्य हासदर बोल दो, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अंग्रेजी में बोलेंगे नॉर्मल लैप्स रेट। याद रखना है, नॉर्मल लैप्स रेट, ये ध्यान रखना है।
तो सामान्य ताप पतन दर जो पाई जाती है वो कितनी है? अगर आपसे पूछे 100 मीटर पे पूछे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है। और यदि 1000 फुट पर पूछता है, 1000 फुट पर ये पूछता है तो 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना। और अगर किलोमीटर में पूछता है आपसे, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी नॉर्मल लैप्स रेट है। ये नॉर्मल लैप्स रेट है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ये नॉर्मल लैप्स रेट है, ये नॉर्मल लैप्स रेट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज। अब बात करेंगे अपन इसकी, इस परत के ऊपर की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो एक इसी के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर एक होता है ट्रोपोपास, जिसको हम बोलते हैं सोब सीमांत। शेयर भी कर दो यार बच्चों, शेयर भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो मेरे मित्रों। थोड़ा सा अगर शेयर कर दोगे तो मामला सेट हो जाएगा। कर दो थोड़ा सा शेयर। ट्रोपोपास सोप सीमांत, एक मिनट, इसको अगले पेज पे लेंगे। पहले इसके कुछ 2-4 बिंदु और आपको बता दूं मैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल लैप्स रेट की मैं बात करूं तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, सौरमंडल में यदि आपसे पूछे कि गैसीय द्रव्यमान कितना होता है, ये CSIR के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। गैसीय द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखना 75%। गैसीय द्रव्यमान कितना होता है? 75%। इसके ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में, सौरमंडल के ऊपरी भाग में जेट स्ट्रीम चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सौरमंडल है ये गर्म किससे होता है? गर्म, गर्म याद रखना है, सौरमंडल गर्म होता है संचालन या चालन। संचालन को क्या बोलते हैं अपन? चालन। संचालन, चालन व संवहन विधि से गर्म होता है। अब ये विधि मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। संवहन विधि से ये क्या होता है? गर्म होता है। पूछा जा सकता है सौरमंडल किससे गर्म होता है? चालन, संचालन या संवहन विधि से गर्म होता है। ध्यान रखना है, सौरमंडल किससे गर्म होता है? चालन या आपके संचालन या संवहन विधि से गर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा ये भी पूछा जा सकता है, सोप सीमांत, सोप सीमांत पर जो टेम्परेचर होता है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना है। और ध्रुवों पर, ध्रुवों पर जो टेम्परेचर होता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। और हजारों बार आगे भी भविष्य में पूछा जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डन है? क्लियर है ये चीज़ें? भाई इतनी सारी फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों को मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, तो कम से कम सेशन को शेयर तो कर सकते हो ना। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, ये आपको इतना मामला बैठता नहीं है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट, अब मैं अगली बात करूँ आपके सामने। अभी सौरमंडल के बारे में मैं और बता देता हूँ। सौरमंडल, सौरमंडल की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो देखो सौरमंडल की मैं बात करूं तो इसकी 2 परत है, 2 परत है।
सौरमंडल की दो परत हैं। इन दो परतों की अगर मैं चर्चा करूं तो एक तो इसकी लोअर लेयर होती है जिसको बोलते हैं निचली परत। एक तो निचली परत लोअर लेयर होती है जिसको बोलते हैं निचली परत। एक इसकी ऊपरी परत होती है जिसको बोलते हैं अपर लेयर, ऊपरी परत, अपर लेयर जिसको ऊपरी परत बोलते हैं। निचली जो परत होते हैं इसे घर्षण परत भी कहा जाता है। इसे क्या भी कहते हैं? घर्षण परत भी कहा जाता है। घर्षण परत भी कहा जाता है। इसे घर्षण परत भी कहते हैं। ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं? घर्षण परत। और जो ऊपरी परत होती है ये घर्षण से मुक्त होती है। घर्षण से क्या होती है? घर्षण से मुक्त होती है। और मेरे मित्रों, ये चक्रवाती और प्रति चक्रवाती दोनों दशाओं से प्रभावित होती है। ये ऊपरी परत जो होती है इसकी, ये चक्रवाती है, चक्रवाती है प्लस प्रति चक्रवाती है। चक्रवाती है वो प्रति चक्रवाती है दशा से प्रभावित होती है। दशा से क्या होती है? प्रभावित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये चक्रवाती है और प्रति चक्रवाती दशा से क्या होती है? प्रभावित होती हैं। तो देखो, सौरमंडल की जो परत है वो दो परत होती हैं। एक निचली परत होती है, एक अपर परत होती है। निचली परत जो होती है इसे घर्षण परत कहते हैं। क्योंकि घर्षण परत क्यों कहते हैं, ध्यान से समझना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर मेरे मित्रों विभिन्न प्रकार के आपको क्या मिलेंगे? वृक्ष मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के वृक्ष मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के इस पृथ्वी के ऊपर क्या मिलेंगे? पठार मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे। ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर है, हवा जब चलती है, ये हवा चल रही है, तो बताओ ये इनसे घर्षण करती हुई चलेगी कि नहीं चलेगी? ये इनसे घर्षण करती हुई चलती है। तो ये जो निचली लेयर है, ये जो निचली लेयर है, ये निचली जो लेयर है इसकी, जो सौरमंडल की निचली लेयर में हवा जो चलती है वो घर्षण वाली हवा होती है। और इसकी जो ऊपरी परत में जो हवा चलती है, जो ऊपरी परत में जो हवा चलती है वो घर्षण से मुक्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी निचली परत घर्षण परत कहते हैं और ऊपरी परत घर्षण से मुक्त होती है। ऊपरी परत में लेकिन चक्रवाती और प्रति चक्रवाती दशाएं देखने को मिलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है ये चीज? अब दूसरा देखो, इस परत की अपन ने बात की है, सब चीजें इसकी मैंने बताई है। अब मैं बात करूं सौरमंडल में, सौरमंडल, सौरमंडल की अगर मैं आपसे बात करूं मेरे दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? जो तापमान होता है, जो तापमान होता है, जो तापमान होता है वो क्या होता है? मोस्टली, यानी कि हमेशा, हमेशा मतलब एक शब्द यूज करें अपने यहाँ पे, अधिकांश सबसे अच्छा शब्द है। क्योंकि तापमान अधिकांश, यानी कि सौरमंडल में तापमान अधिकांश क्या होता है? घटता है। लेकिन अब यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया अपन ने, लेकिन। लेकिन कभी कभी, लेकिन कभी कभी घटने के स्थान पर, घटने के स्थान पर, स्थान पर तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तापमान बढ़ता है। घटने के स्थान पर तापमान क्या होता है? बढ़ता है मेरे मित्रों। जिसे क्या कहते हैं? जिसे तापमान की, तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। प्रतिलोमन कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट के अपोजिट। याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉर्मल
लैप्स रेट के विपरीत, नॉर्मल लैप्स रेट के विपरीत। अब इसके लिए कुछ शर्त हैं, तापमान की प्रतिलोमन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्त हैं। अगर ये शर्त पूरी होती है तो ये तापमान बढ़ता है, अदर तापमान नहीं बढ़ता है। क्या क्या शर्त है मेरे मित्रों, याद रखना। इसके लिए पहली शर्त है कि ऋतु शीत होनी चाहिए, सर्दी की ऋतु होनी चाहिए, ठीक है ना। रात कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। रात कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। आकाश कैसा होना चाहिए, आकाश स्वच्छ होना चाहिए, आकाश स्वच्छ होना चाहिए। वायु कैसी होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, वायु एकदम शांत होनी चाहिए। और धरातल, धरातल कैसा होना चाहिए, हिमाच्छादित होना चाहिए, हिमाच्छादित, याद रखना है, हिम आच्छादित, याद रखना। ये कंडीशंस हैं, ठीक है ना, ये कंडीशंस हैं मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं, ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो आपको तापमान घटने की जगह बढ़ना प्रारंभ करेगा, जिसे तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। और तापमान के प्रतिलोमन के अन्य नाम, परीक्षा में इसके अन्य नाम भी पूछे जा सकते हैं। इसे कहेंगे स्थिर प्रतिलोमन। इसे क्या कह सकते हैं, स्थिर प्रतिलोमन। इसे स्थिर प्रतिलोमन कह सकते हैं। इसे अप्रभावी प्रतिलोमन कह सकते हैं, अप्रवाही। इसे अप्रवाही प्रतिलोमन कह सकते हैं। समझ में है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रतिलोमन, इसे क्या कहते हैं, इसे स्थिर प्रतिलोमन कहा जा सकता है, इसे अप्रवाही प्रतिलोमन कहा जा सकता है। और ये तापमान का प्रतिलोमन ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कहाँ तापमान का प्रतिलोमन ये कहाँ, तो याद रखना निम्न अक्षांशों में तो ये पाया जाता है, निम्न अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में ये पाया जाता है 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर, 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर। और ध्यान रखना है, ये जो मध्य अक्षांश होती हैं, मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में ये पाया जाता है 100 मीटर की ऊंचाई पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है, समझ में आया। बेटाओ इतना देखोगे, 10 गाइडों में ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगा, गाइडों छोड़ो किताबों में। अब अगर आगे मैं बात करूं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्षोभ सीमा। मौसमी परिवर्तन की छत कहते हैं, मौसमी परिवर्तन की छत कहते हैं, मौसमी परिवर्तन की क्या कहते हैं, इसे छत कहते हैं। मौसमी परिवर्तन की छत कहते हैं जो मोटाई होती है 1.5 से 2 किलोमीटर होती है, ध्यान रखना है। और क्षोभ सीमा का नामकरण, इसका नामकरण भी किसने किया था, नेपियर शाह ने किया था, नेपियर शाह ने नामकरण किया था, नेपियर शाह में नामकरण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये था आपका क्षोभ सीमांत। इसकी ऊंचाई 1.5 से 2 किलोमीटर होती है, जो आपके क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल के ऊपर, क्षोभ मंडल प्लस समताप मंडल के बीच में ये संक्रमण क्षेत्र है। समताप मंडल के मध्य, मध्य क्या है ये,
संक्रमण क्षेत्र है। क्षोभ मंडल व समताप मंडल के बीच में ये एक संक्रमण क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो मामला सेट है क्या? क्लियर है यहाँ तक का? नेक्स्ट मेरे दोस्तों, शेयर भी कर देना साथ के साथ में, कर भला तो हो भला। दूसरी परत की बात करेंगे, समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहते हैं? समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहते हैं? समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहते हैं? समताप मंडल। याद रखना है, स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल कहते हैं। ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर, याद रखना है, ठीक है ना। और तापमान, तापमान क्या होता है इसमें? इसमें तापमान की बात करें तो तापमान घटता है, बढ़ता है। जितना टेम्परेचर इसमें घटता है, जितना टेम्परेचर इसमें घटता है, उतना ही टेम्परेचर इसमें बढ़ता है। ध्यान रखना है, जितना तापमान इसमें घटता है उतना ही तापमान इसमें बढ़ता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? देखो अब इसकी खास बात क्या है? खास बात, खास बात, इस परत की खास बात क्या है कि इसमें 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, पाई जाती है। 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाई जाती है? इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन का मतलब है मेरे मित्रों O3 परत पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओजोन परत पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो प्रारंभ में तापमान क्या होता है? इसमें स्थिर। प्रारंभ में तापमान क्या होता है? स्थिर। लेकिन 30 से 35 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 की प्रधानता के कारण O3 की प्रधानता के कारण तापमान बढ़ने लगता है, तापमान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, याद रखना है। क्लियर है? तापमान क्या होता है? बढ़ने लगता है। अब इसका कारण क्या है? तापमान बढ़ने लगता है, इसका कारण क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस परत में तापमान बढ़ने लगता है, इसका कारण क्या है? कारण है परावैंगनिक किरणों का अवशोषण। कारण क्या है मेरे परम मित्रों? अगर मैं बात करूं आपके सामने, कारण क्या है? कारण तो ध्यान रखना, परावैंगनिक
किरणों का अवशोषण, परावैंगनिक किरणों का अवशोषण। कारण क्या है? परावैंगनिक किरणों का अवशोषण। परावैंगनिक किरणों का अवशोषण आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? ठीक है, परावैंगनिक किरणों का अवशोषण। अब दूसरा देखो, दूसरा बिंदु देखो, इसका सेकंड बिंदु बता रहा हूं आपको कि यानी कि निचली परत की उपेक्षा। समताप मंडल की जो निचली परत है, निचली परत की उपेक्षा, निचली परत की अपेक्षा अपेक्षा ऊपरी परत, ऊपरी परत अधिक गर्म होने के कारण, अधिक गर्म होने के कारण, अधिक गर्म होने के कारण तापमान प्रतिलोमन, तापमान प्रतिलोमन जिसको बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्वर्शन का उदाहरण है। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि समताप मंडल की कौन सी परत तापमान प्रतिलोमन का उदाहरण है? ए निचली परत, बी ऊपरी परत। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद रखना है समताप मंडल की जो आपके ऊपरी परत है वो निचली परत की अपेक्षा परावैंगनिक किरणों के अवशोषण के कारण अधिक गर्म होती है और ये तापमान प्रतिलोमन का क्या है? उदाहरण है। याद रखना है मेरे मित्रों। क्लियर? दूसरी बात करूं समताप मंडल की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमान उड़ते हैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमान, कोमा मौसमी गुब्बारे छोड़े जाते हैं, मौसमी गुब्बारे छोड़े जाते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या उड़ते हैं? विमान। और इसमें क्या छोड़े जाते हैं? मौसमी गुब्बारे छोड़े जाते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? इसमें मौसमी गुब्बारे और अंतर्राष्ट्रीय जो विमान होते हैं वो उड़ते हैं, ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बादलों का अभाव पाया जाता है। बादलों का इस परत में क्या पाया जाता है? अभाव, अभाव पाया जाता है। इस परत में बादलों का अभाव पाया जाता है। इस परत में बादलों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। लेकिन कभी कभी, लेकिन कभी कभी, अक्सर नहीं, लेकिन कभी कभी यहाँ कभी कभी विशेष प्रकार के बादल दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी विशेष प्रकार के बादल, विशेष प्रकार के बादल दिखाई देते हैं। बादल दिखाई देते हैं। कभी कभी विशेष प्रकार के बादल दिखाई देते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? सीरस बादल बोला जाता है, जिन्हें सीरस बादल कहते हैं। सीरस बादल या अंग्रेजी में बोलेंगे पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड, नेक्रियस
नैक्रियस या पर्ल क्लाउड, नैक्रियस या पर्ल क्लाउड। पर्ल या उन्हें क्या बोलते हैं, नैक्रियस क्लाउड बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। बोलो क्लियर है मामला, क्लियर है क्या, क्लियर है। चलो आगे, इसमें कोई दिक्कत। नामकरण तो आपको याद रखना है, टी जेंट बोर्ड सेम है इसका। नेक्स्ट, इसी परत की अपन चर्चा करें तो समताप मंडल की अगर बात करें तो समताप सीमा, समताप सीमा, इसी परत की अपन बात करें तो है समताप सीमा। समताप सीमा की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो इसकी मोटाई 1.5 से 2 किलोमीटर है और तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे, फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना बताओगे, 32। समझ में है ना, फ़ारेनहाइट में पूछे तो क्या बताओगे, 32। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेयर की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं मेरे मित्रों, तो ओजोन परत के बारे में, O3 के बारे में मैंने आपको कल बताया था। O3 के बारे में, O3 के बारे में मैंने कल आप लोगों के सामने बात कर ली थी। अब बात करेंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है मेसोस्फीयर। मध्य मंडल जिसको बोला जाता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर, ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। तापमान तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ठीक है ना। और कितना घट जाता है तापमान, याद रखना, यहाँ पाया जाता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। याद रखना है कितना, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना है। दूसरा, इस परत की खास बात क्या है, इस परत की, इस परत में रात में तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। इस परत में खास बात है कि रात में तारे टूटते दिखाई देते हैं। इस परत की खास बात है कि इस परत में रात में तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं। इस परत की खास बात यह है कि रात में तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं। इस परत में उल्का पिंडों का गिरना आम बात है। उल्का पिंड, उल्का पिंडों का गिरना आम बात है, आम बात है, याद रखना है। और गर्मियों में इस परत में क्या होता है मेरे मित्रों, गर्मियों में विशेष प्रकार के बादल दिखाई देते हैं। विशेष प्रकार के बादल दिखाई देते हैं, दिखाई
देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें नोक्टिल्यूसेंट या निशा दीप्त बादल कहते हैं, जिन्हें नोक्टिल्यूसेंट या निशादीप्त बादल कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, नोक्टिल्यूसेंट या निशादीप्त बादल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अब मैं आगे की बात करूं आपके सामने इसी में, तो अगली है मध्य सीमा। मध्य सीमा इसी की है वो, जिसकी मोटाई कितनी होती है, ये भी कितनी मोटी है, 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर। ये भी किस में पाई जाती है, मध्य सीमा में पाई जाती है। मध्य सीमा के जस्ट ऊपर पाई जाती है, ध्यान रखना है। मध्य सीमा के जस्ट ऊपर पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है क्या? ये क्लियर है? क्लियर है? डंडना डंडन है। अब इससे आगे का जो पार्ट है वो अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे मेरे दोस्तों। तो अनअकैडमी पे आइकॉनिक और प्लस कोर्स में मेरा फाउंडेशन बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रेफरल कोड यूज करना है राजेंद्र 10। यदि आपको ज्योग्राफी जियो प्लस पेपर फर्स्ट कंप्लीट आपको अनअकैडमी पे मेरे से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी पे प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र 10, तो आपको मिलेगा फीस में 10% का डिस्काउंट और आपको कंप्लीट मेरी क्लास देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।